1948 दोस्तों ये वो साल है जब इजराइल बना था। मिडिल ईस्ट में स्थित ये छोटा सा देश केवल 75 साल पहले दुनिया के नक्शे पर भी नहीं हुआ करता था। हजारों सालों तक अत्याचार और मुश्किलों के बाद यहूदियों को 14 मई 1948 को अपना देश बनाने का मौका मिला। देश का नाम रखा गया इजराइल। यहूदी इस नए देश की खुशियां मना ही रहे थे कि उन पर कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने हमला कर दिया। कोई भी पड़ोसी मुल्क इजराइल को पसंद नहीं करता था और शायद यही कारण था कि 75 सालों में इजराइल 17 से भी ज्यादा जंगें लड़ चुका है। पर इजराइल लड़ा और ना केवल लड़ा पर कई सारी जंगें जीता भी, और ये हो सका इजरायली लोगों की हिम्मत और कभी ना हारने वाले जज्बे के कारण। पर दोस्तों एक कारण और है जिसने इजराइल के इस सफर में मदद की, और वो कारण है यूएसए का साथ। यूएसए हमेशा इजराइल के साथ खड़ा नजर आया है, फिर वो हथियारों की बात हो, पैसों की या यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट की। यूएसए ने हमेशा इजराइल की साइड ली है। यूएसए दुनिया के उन कुछ देशों में से है जिस पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने फायदे के लिए यूएसए किसी का भी साथ छोड़ सकता है। पर इजराइल में ऐसी क्या बात है कि यूएसए हमेशा उसके साथ खड़ा नजर आता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1948 में जब इजराइल बना तो यूएसए पहला ऐसा देश था जिसने इजराइल को कंट्री माना। पर आपको जान के हैरानी होगी कि यूएसए और इजराइल के संबंध हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक काफी लंबे समय तक यूएसए का इजराइल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 1948 में जब इजराइल और नेबरिंग कंट्रीज में वॉर छिड़ी तो यूएसए ने इससे दूरी बना के रखी और किसी भी पार्टी को हथियार नहीं बेचे। उस वक्त कोल्ड वार अपने पीक पर थी और यूएसए और यूएसएसआर दोनों अपनी अपनी डोमिनेंस बढ़ाने में लगे हुए थे। मिडिल ईस्ट में कई सारी कंट्रीज को फ्रीडम मिल रही थी, जिस वजह से दोनों सुपर पावर्स इन कंट्रीज को अपनी साइड करना चाहती थी। पर 1956 में स्विस कैनाल क्राइसिस के बाद ये साफ हो गया कि रशिया का इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर अपर हैंड है। यूएसए को जरूरत थी एक एलाई की, एक ऐसा पार्टनर जो यूएसए की डोमिनेंस इस एरिया में बढ़ा सके। ये सिचुएशन 1967 में बदल जाती है। इजराइल और अरब कंट्रीज में फिर से वॉर होती है, जिसे 6 दिनों में ही इजराइल के द्वारा जीत लिया जाता है। इन 6 दिनों में इजरायली सेना 3 अरब आर्मी को हरा देती है, अपने देश से 4 गुना ज्यादा लैंड पे कब्जा कर लेती है और अकेला इजराइल इन सभी कंट्रीज पे भारी पड़ता है। इस वॉर के बाद मानो मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल जाता है और इजराइल जो 20 साल पहले एक नए कमजोर देश की तरह देखा जाता था, वो अब मिडिल ईस्ट का एक नया डोमिनेटिंग पावर बन जाता है। इस वॉर के बाद यूएसए का इंटरेस्ट इजराइल में काफी बढ़ जाता है और वो इजराइल को एक स्ट्रॉन्ग एलाई की तरह देखने लगता है। यूएसए जानता था कि मिडिल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए इजराइल की जरूरत पड़ेगी और यही दोनों कंट्रीज की दोस्ती गहरी होने लगती है। दोस्तों यूएसए और इजराइल काफी सिमिलर वैल्यूज पे बने हैं। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। दोनों कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं और दोनों के दुश्मन सेम है। हिस्ट्री में देखें तो दोनों कंट्रीज इमिग्रेंट्स के द्वारा किसी दूसरे की जमीन पे बनाए गए हैं। यूएसए के केस में ये लैंड कई सारे ट्राइब्स को बिलोंग करती थी, जिसे बड़े सिस्टमेटिक वे से हटा के यूएसए देश बना। इजराइल के केस में ये लैंड पैलेस्टीनियन लोगों की थी। इन सब सिमिलैरिटीज के कारण भी यूएसए इजराइल को अपना मिरर स्टेट की तरह देखता है और उसके राइट टू एग्जिस्टेंस को डिफेंड करता है। इतिहास में पीछे जाएं तो 19वीं सेंचुरी तक यूएसए में जूइश लोगों की प्रेजेंस तो थी, पर ये प्रेजेंस लगभग ना के बराबर थी। बट फिर यूरोप में एक ऐसा इवेंट होता है जो जूइश लोगों की लाइफ बदल के रख देता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में हिटलर की पावर बढ़ती है और साथ में बढ़ता है एंटीसेमिटिज्म। हिंदी में इसका मतलब है जूइश लोगों से नफरत करना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे यूरोप में जूइश कम्युनिटी को बेरहमी से मारा गया। एक एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 1933 से लेके 1945 तक 6 मिलियन जूइश को मारा गया था। जूइश के खिलाफ इस हॉस्टाइल सिचुएशन के कारण यूरोपियन कंट्री से जूइश माइग्रेट करने लगे। ये माइग्रेशन नॉर्थ अमेरिका स्पेशली यूएसए में होती है, जिस वजह से जूइश कम्युनिटी यूएसए में बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ ये माइग्रेशन मिडिल ईस्ट की तरफ होती है और कई सारे जूइश पैलेस्टीनियन स्टेट में इकट्ठे होने लगते हैं, जो आगे जाके इजराइल बनता है। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, कॉमिक राइटर स्टैन ली, फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग, गूगल फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन सब लोगों में क्या कॉमन है? ये सभी लोग जूइश कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए में माइग्रेट हुई जूइश कम्युनिटी ग्रो करती है। जूइश हमेशा से फाइनेंशियल कामों में इन्वॉल्व रहे हैं, जिस कारण इन लोगों ने अमेरिका में जाकर बिजनेसेस शुरू किए। इकोनॉमिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग होने
जाने की वजह से ये यहूदी अमेरिकन सोसाइटी में मजबूत होते गए। अमेरिका में बैठे इन जूइश लोगों ने हमेशा से इजराइल का साथ दिया है। इस काम के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई, जिसमें एपेक एक काफी फेमस कम्युनिटी है। ये प्रो इजरायली कम्युनिटीज ये इंश्योर करती है कि अमेरिकन पॉलिसीज इजराइल की तरफ फ्रेंडली रहे और अमेरिकन लोगों का नजरिया इजराइल की तरफ पॉजिटिव बना रहे, जिससे इजराइल को अमेरिकन लोगों का साथ मिलता है। अमेरिका की टॉप 100 रिच लोगों की लिस्ट देखी जाए तो इसमें 30% जूइश कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, जहाँ पब्लिक ओपिनियन पॉजिटिव हो और पैसा इन्वॉल्व हो, नेताओं का ओपिनियन खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है। और यही कारण है कि सरकार किसी की भी हो, इजराइल के प्रति हर यूएस प्रेसिडेंट पॉजिटिव रहा है। The bonds between the United States and Israel are unbreakable. And the commitment of the United States to the security of Israel is ironclad. As a lifelong supporter and true friend of Israel, I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. I believe the bonds between the United States and Israel are unbreakable, and we can never let anyone drive a wedge between us. Our bonds are rooted in our shared history and are strengthened by the ties between our peoples. And in the words of Shimon Peres, whose loss we mourn so deeply, for Israel's existence, we need the friendship of the United States of America. That even as circumstances have changed, one thing has not: our deep commitment to the security of the State of Israel. That has not changed. That will not change as long as I and he are President and Vice President of the United States. 9/11 के हमले के बाद यूएस और इजराइल की दोस्ती और भी बढ़ गई, क्योंकि दोनों देश टेररिज्म के खिलाफ अपने आप को एक ही सिचुएशन में देखने लगे। 2001 से 2020 के बीच सिर्फ इजराइल को मिलने वाली एड बाकी सब कंट्रीज की कंबाइंड एड से भी ज्यादा थी। इजराइल की इंटेलिजेंस और यूएस के पैसे ने दोनों को काफी मदद पहुंचाई है, और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है जो इनकी नजदीकियों को कम नहीं होने देती। 7 अक्टूबर से हमास के साथ इस युद्ध को शुरू हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो किसकी साइड है। Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere, the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. सलाम है इस दोस्ती को और एक उम्मीद कि ये युद्ध जल्द ही खत्म होगा और इस युद्ध के बीच दुनिया पैलेस्टीनियन लोगों की मुश्किलें नहीं भूल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।